हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद अरविंद। हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं कल से नई क्लासेस जो आप सबकी यूपी टीजीटी पीजीटी केवीएस आदि परीक्षाओं में यह क्लासें उसके सिलेबस के अनुसार स्टार्ट की गई हैं, जो आप सबकी आगामी परीक्षाओं में बहुत ही उपयोगी एवं महत्वपूर्ण साबित होंगी। तो हम बेसिक से स्टार्ट किए हैं क्लास। तो कल हमने पढ़ा था कला कला क्या होता है, कला की परिभाषा के बारे में कुछ एक दो पॉइंट भी पढ़े थे। तो आज कला की परिभाषा के कुछ पॉइंट्स जो छूटे हुए हैं तो उसका अगला भाग लेकर आए हैं। फंडामेंटल से यह क्लास स्टार्ट हुई है, अब सिलेबस के अनुसार टॉपिक वाइज चलती रहेंगे। तो चलिए देखते हैं अगली क्लास। कला कला का अर्थ, कला क्या है, यह सभी अब आप सभी को नियमित रूप से पढ़ाया जाएगा। कल हमने पढ़ा था कला का अर्थ, तो कुछ पॉइंट्स आपको फिर से लेकर आए हैं। जैसे कला का अर्थ है, कला संस्कृत भाषा के शब्द कला की उत्पत्ति का या कल धातु से मानी जाती है, जिसका अर्थ होता है प्रेरित करना, सुंदर, मधुर या सुखदायी। इसी आधार पर भारतीय दर्शन के अनुसार कला सत्यम शिवम सुंदरम है, जिसे रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपने शब्दों में कहा है कि जो सत्य है वह सुंदर है, वही कला है। जो सत्य है, सुंदर है, वही कला है। तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपने शब्दों में कहा है सत्यम शिवम सुंदरम को कि जो सत्य है, सुंदर है, वही कला है। रविन्द्रनाथ टैगोर के अनुसार कला का कार्य मानव के लिए सत्य और सौंदर्य की एक सजीव सृष्टि है। तो कल हमने यहाँ तक पढ़ाया था, तो अब आगे की क्लास स्टार्ट करते हैं, जो आज का टॉपिक है कला की परिभाषा। कला की परिभाषा प्लेटो के अनुसार, प्लेटो जो है कला के बारे में बोलते हैं कला सत्य की अनुकृति है। अगर प्लेटो के अनुसार कला की परिभाषा पूछ ले तो कला सत्य की अनुकृति है। प्लेटो ने कई कथन या कई परिभाषाएं व्यक्त की हैं कला के बारे में। तो पहला था कला सत्य की अनुकृति है, दूसरा है कला सत्य की अनुकृति है। तो कला जो है सत्य की अनुकृति है। तो यह भी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। कला सत्य, अगला पॉइंट है कला सत्य से 2 या 3 गुना दूर है। यह भी कथन जो है प्लेटो का ही है। अगला कथन है नकल बुरी चीज़ है, सभी कलाएं नकल करती हैं, इसलिए सभी कलाएं बुरी हैं। तो यह किसने कहा है? तो प्लेटो ने कहा है। तो यह थे प्लेटो के अनुसार कला की परिभाषाएं। तो आज का जो हमारा टॉपिक स्टार्ट हुआ है कला की परिभाषाएं से, तो आप सब लोग नोट करते जाइएगा। अब डेली आप सबको सिलेबस के अनुसार नियमित रूप से क्लासें चलेंगी। अरस्तु के अनुसार कला का अर्थ, अरस्तु का कहना है कि कला अनुकरण है। कला जो है वह अनुकरण है। अरस्तु का कथन है कि कला अनुकरण है। यह एक महान दार्शनिक है, प्लेटो, अरस्तु, सुकरात। सैले के अनुसार कला की परिभाषा है कल्पनाओं की अभिव्यक्ति ही कला है। कल्पनाओं की अभिव्यक्ति कला है। यह किसका कथन है? सैले का। क्रोचो के अनुसार कला की परिभाषा है कला बाह्य भावों की अभिव्यक्ति है। कला जो है वह बाह्य भावों की अभिव्यक्ति है। यह क्रोचे के अनुसार है। क्रोचे का कथन है कि कला बाह्य भावों की अभिव्यक्ति है। हेगेल के अनुसार कला की परिभाषा है, कला की परिभाषा हेगेल के अनुसार है कला आदि भौतिक सत्ता को व्यक्त करने का माध्यम है। यह किसका कथन है? हेगेल का। हेगेल जो है कला के बारे में बोलते हैं कला आदि भौतिक सत्ता को व्यक्त करने का माध्यम है। यह हमारे द्वारा हस्तलिखित नोट्स हैं। तो इसमें जो है हमने इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को ही रखा है, जो आप सबकी परीक्षाओं में आने की संभावना है और आ भी चुके हैं, वह सभी पॉइंट इसमें उपलब्ध हैं। अगले हैं रस्किन। रस्किन के अनुसार कला की क्या है या कला की परिभाषा है कला अभिव्यक्ति है। रस्किन का कहना है कि कला एक अभिव्यक्ति है। कला अभिव्यक्ति है। रविन्द्रनाथ टैगोर के अनुसार कला कला में मनुष्य अपनी अभिव्यक्ति करता है। जो सत्य है, जो सुंदर है, वही कला है। यह रविन्द्रनाथ टैगोर जी का कहना है। अगले दार्शनिक हैं, लेखक, कवि हैं मैथिली शरण गुप्त के अनुसार कला क्या है? मैथिली शरण गुप्त ने कहा है कि अभिव्यक्ति की कुशल शक्ति ही कला है। जो अभिव्यक्ति है उसकी कुशल शक्ति ही कला है। कला के बारे में मैथिली शरण गुप्त जी का कथन है कि अभिव्यक्ति की कुशल शक्ति ही कला है। कलाकार परमानंद जोयल, PN जोयल के अनुसार कला क्या है? कला आदमी को
अभिव्यक्ति देती है। कला जो है आदमी को अभिव्यक्ति देती है, यह किसका कथन है? परमानंद जोएल का। पिकासो के अनुसार कला क्या है? कला एक ऐसा असत्य है जिससे हमें सत्य का बोध होता है। कला एक ऐसा सत्य है जिससे हमें सत्य का बोध होता है। महात्मा गांधी के अनुसार कला क्या है, या उसकी परिभाषा क्या है कला की? कला आत्मा का ईश्वरीय संगीत है। महात्मा गांधी जी ने कला के बारे में बोला है कि कला आत्मा का ईश्वरीय संगीत है। फ्रायड के अनुसार कला दमित वासनाओं का उभरा हुआ रूप है। कला जो है वह दमित वासनाओं का उभरा हुआ रूप है। यह किसने कहा है? फ्रायड ने कहा है। अगला पॉइंट है माइकल एंजेलो के अनुसार कला की परिभाषा है, कला ईश्वर के महान कार्यों की झलक है। कला जो है वह ईश्वर के महान कार्यों की झलक है। यह कथन किसका है, या यह परिभाषा किसने दी है कला की? तो माइकल एंजेलो ने दी है। अगला और सबसे बड़ा कथन है लियो टॉल्स्टॉय का, जिन्होंने कला के बारे में सबसे अभी तक जितने भी दार्शनिक विचारक विद्वान के बारे में पढ़े हैं कि कला के बारे में क्या है, उनमें से जो है सबसे बड़ा कथन जो है लियो टॉल्स्टॉय का है। लियो टॉल्स्टॉय ने अपने विचारों से कला के बारे में बोला है, अपने भावों को क्रिया, रेखा, रंग, ध्वनि, शब्द द्वारा इस प्रकार अभिव्यक्ति करना कि उसे सुनने देखने वाले में भी वही भाव जाग जाए, वह कला है। तो यह किसने कहा है, यह कथन किसका है? तो लियो टॉल्स्टॉय का है। तो यह थी कला की परिभाषा जो विद्वानों द्वारा दी गई थी। तो आप सभी लोग नोट कर लीजिएगा अपनी नोटबुक में। चलिए देखते हैं अगला पॉइंट, कलाओं का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशंस ऑफ आर्ट। तो कलाओं का वर्गीकरण अगला पॉइंट है हमारा। प्राचीन भारत में प्रकृति को कला से अलग करने के लिए प्रकृति को देव शिल्प, ब्रह्मांडीय कला, जो ब्रह्मांडीय कला है उसे कॉस्मिक आर्ट भी बोलते हैं। ब्रह्मांडीय कला को कॉस्मिक आर्ट भी कहा जाता है। अगर यह प्रश्न आ जाए कॉस्मिक आर्ट किसे कहते हैं, ऑप्शन में दिया है ललित कला, चित्रकला, मूर्तिकला, ब्रह्मांडीय कला, तो उसमें जो है ऑप्शन ब्रह्मांडीय कला सही होगा। कॉस्मिक आर्ट को अंग्रेजी में बोलते हैं, ब्रह्मांडीय कला को कॉस्मिक आर्ट बोलते हैं अंग्रेजी में अर्थात। तो चलिए देखते हैं पॉइंट को फिर से पढ़ते हैं। प्राचीन भारत में प्रकृति को कला से अलग करने के लिए प्रकृति को देव शिल्प, ब्रह्मांडीय कला, कॉस्मिक आर्ट अर्थात देवताओं या ईश्वर द्वारा निर्मित माना गया है या माना गया था, तथा मानवीय कृतियों को मानव शिल्प कहा गया था। अगला पॉइंट है देव शिल्प को ही यूरोप में कॉस्मिक आर्ट कहते हैं। तो देव शिल्प जो है उसे यूरोप में कॉस्मिक आर्ट भी बोलते हैं। कॉस्मिक आर्ट यानी ब्रह्मांडीय कला। आगे चलकर केवल मनुष्यों द्वारा बनाई गई कृतियों को ही कला की श्रेणी में रखा गया, जो वर्तमान में भी जारी है। तो कला की श्रेणी में किसको रखा गया है? आगे चलकर मनुष्यों द्वारा बनाई गई कृतियों को ही कला की श्रेणी में रखा गया, जो वर्तमान में भी जारी है यह नियम। अगला पॉइंट है मानव शिल्प के फिर दो भाग किए गए हैं। मानव शिल्प के जो है दो भाग किए गए हैं। मानव द्वारा जो शिल्प निर्मित किए जाते हैं उसके दो भाग किए गए हैं। पहला है ललित कला, जिसे चारु कला के भी नाम से जाना जाता है या कहा जाता है। उपयोगी कला, उसे कारू कला के नाम से जाना जाता है। यूरोप में ललित कलाओं को फाइन आर्ट तथा उपयोगी कलाओं को क्राफ्ट्स कहा गया है। यूरोप में जो है ललित कलाओं को फाइन आर्ट और उपयोगी कला को क्राफ्ट्स कहा गया है। सामाजिक संदर्भ में कला के तीन धाराओं का विकास हुआ है। फर्स्ट है ललित कला, जिसे फाइन आर्ट्स के नाम से जाना जाता है। दूसरा है लोक कला, जिसे फोक आर्ट बोला जाता है। तीसरा है पॉपुलर कला। पॉपुलर कला को पॉपुलर कला ही बोला जाता है, यह अंग्रेजी वर्ड है। जो हमारा पहला है ललित कला, ये आनंद का स्रोत थी। इसका निर्माण उच्च एवं समृद्ध वर्ग के लिए किया जाता था। इस कला के सृजनकर्ता मूलतः राज्याश्रित पेशेवर कलाकार थे। इस कला के विकास का इतिहास गुप्त काल, अजंता एलोरा, बाघ तथा उसके बाद मुगल, पहाड़ी तथा राजस्थानी कंपनी शैली में दिखाई पड़ता है। तो ये जो ललित कला है यह आनंद का स्रोत थी। इसका निर्माण जो है उच्च एवं समृद्ध वर्ग के लिए किया जाता था। जो ललित कला का निर्माण किया जाता था यह आनंद के लिए किया जाता था, आनंद प्राप्त करने के लिए, और इसका निर्माण उच्च कोटि के जो उस समय अमीर धनवान लोग थे उनके लिए किया जाता था।
इस कला के सृजनकर्ता जो है मूलतः राज्याश्रित राजाओं के आश्रय दिए गए कलाकार जो है अपने राजाओं के लिए कलाकृतियाँ तैयार करते थे। इसका जो इतिहास का समय है मुग़ल काल से शुरू हुआ है। मुग़ल काल से अजंता, एलोरा, बाघ, उसके बाद मुग़ल, पहाड़ी, राजस्थानी, कंपनी शैली में भी दिखाई पड़ता है। तो ललित कला का विकास जो है कुछ इस प्रकार हुआ है और यह जो है आनंद का स्रोत थी उस समय, और इसका निर्माण जो है उस समय के धनवान या राजाओं के लिए निर्मित की जाती थी। अगला पॉइंट है फोक आर्ट। फोक आर्ट साधारणतया जन सामान्य, ग्रामीण व देहाती लोगों की कला जो अप्रशिक्षित व अनपढ़ लोगों द्वारा बनाई जाती थी। जो लोक कला है वह बिना प्रशिक्षण या अशिक्षित लोगों द्वारा जन सामान्य, ग्रामीण और देहाती लोगों की कला जो अप्रशिक्षित व अनपढ़ लोगों द्वारा बनाई जाती थी। यह कला हमारे संस्कृति, पारिवारिक व धार्मिक जीवन को परंपराओं से संबद्ध होकर हमारे बौद्धिक स्तर को स्पर्श किए बिना जन सामान्य द्वारा बिना किसी आश्रय, प्रोत्साहन एवं प्रलोभन के स्वतंत्र रूप से विकसित होती रही है। जो लोक कला है वह गांव देहात में अनपढ़, अप्रशिक्षित लोगों द्वारा बनाई जाती है और यह हमारे सांस्कृतिक, पारिवारिक, धार्मिक जीवन को परंपराओं से संबंधित होकर हमारे बौद्धिक स्तर को स्पर्श किए बिना जन सामान्य द्वारा बिना किसी आश्रय, प्रोत्साहन एवं प्रलोभन स्वतंत्र रूप से विकसित होती रही है। लोक कला जो है अधिकतर आप सभी को शहरों में नहीं दिखाई देती। शहरों के लोग जो है गाँव से देखकर या वहाँ के कलाओं से प्रभावित होकर, जैसे कोहबर वगैरह हो गए, यह सभी लोक कला हैं। यह सभी जो है अधिकतर गांव में गोबर से, जो महिलाएं गांव में घर में चबूतरे को या आंगन को लीपती हैं, गोबर से पुताई करती हैं, उसमें जो डिजाइन बनाती हैं वह सब लोक कलाएं के अंतर्गत आती हैं। चलिए देखते हैं अगला पॉइंट, पॉपुलर कला। पॉपुलर कला को अंग्रेजी में पॉपुलर आर्ट ही बोलते हैं। यह वह कला नहीं थी जो बहुत लोकप्रिय थी, बल्कि यह वह कला थी जो मध्यम वर्ग के लोगों के लिए बृहद रूप से उत्पादित, जैसे छपे हुए चित्र, पोस्टर, कैलेंडर आदि को जाती थी। तो पॉपुलर कला जो है वह कला नहीं थी जो लोकप्रिय थी। पॉपुलर कला लोकप्रिय नहीं थी, बल्कि यह मध्यम वर्ग के लोगों के लिए जो बनी बनाई कलाकृतियाँ मार्केट में उपलब्ध होती हैं, उन्हें वह कलाकृतियाँ जो है पॉपुलर कला के अंतर्गत आती हैं। जैसे छपे हुए चित्र, पोस्टर, कैलेंडर आदि, यह सभी जो है सामग्रियाँ या कलाकृतियाँ पॉपुलर कला के अंतर्गत आती हैं। जैसे राजा रवि वर्मा द्वारा बनाए गए चित्र को ऑलियोग्राफ द्वारा मुद्रित कर छापकर उनकी अनेक प्रतियां बनाई जाती थीं। अर्थात समाज के उच्च वर्ग से ललित कला, मध्यम वर्ग से पॉपुलर आर्ट तथा देहाती वर्ग से लोक कला संबंधित है। तो यह थे आज के टॉपिक। आज की क्लास इतनी ही, फिर हम लेकर आएंगे अगला टॉपिक। सिलेबस के अनुसार क्लासें आपकी चलती रहेंगी। कैसी लगी आज की क्लास कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।